चौथा भाग जान लेते हैं मूल अधिकार में। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 के बीच में इसका वर्णन है। अनुच्छेद 25 में बताया गया है प्रत्येक व्यक्ति को अंतःकरण की स्वतंत्रता है, ठीक है, तथा अपने धर्म को मानने और आचरण करने, प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता है, ठीक है। यानी धर्म की जो स्वतंत्रता है, धार्मिक स्वतंत्रता, वह अनुच्छेद 25 में बताया गया है कि प्रत्येक व्यक्ति अपना स्वतंत्र रूप से किसी भी धर्म को मान सकता है और उसका प्रचार कर सकता है, ठीक है। फिर उसके अंतःकरण का मतलब होता है धर्म परिवर्तन, यानी आत्मा की आवाज़ सुनकर आप कुछ भी कर सकते हैं। जैसे आपका धर्म परिवर्तन करने का मन कर रहा है तो आप धर्म परिवर्तन भी कर सकते हैं, ठीक है। अनुच्छेद 26 में बताया गया है, अनुच्छेद 26 में बताया गया है आपको धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता, यानी आप धार्मिक कार्यों के लिए वे प्रबंध कर सकते हैं, ठीक है, धन जुटा सकते हैं। अनुच्छेद 27 में बताया गया है, अनुच्छेद 27 में बताया गया है किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय में स्वतंत्रता, यानी अगर आप धार्मिक रूप से कोई कार्य कर रहे हैं तो उसके लिए आप पर टैक्स नहीं लगेगा, ठीक है, यानी धार्मिक कार्यों के लिए टैक्स नहीं लगेगा। अनुच्छेद 27 में बताया गया है। 28 में कहा गया है कि कुछ शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा एवं धार्मिक उपासना से संबंधित होने के बारे में स्वतंत्रता के बारे में बताया गया है, यानी आप धार्मिक रूप से, अनुच्छेद 28 में बताया गया है कि आप धार्मिक रूप से कुछ शिक्षा संस्था और उसके उपासना कर सकते हैं, ठीक है। यह है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 के बीच में। अब इसके बाद हम लोग जानेंगे अगले। अब शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार अनुच्छेद 19 से 30 के बीच में हम जान लेते हैं। ये अल्पसंख्यक वर्ग के हित के लिए बात करता है, ठीक है, शिक्षा एवं संस्कृति वाला अनुच्छेद 29-30, ठीक है। अनुच्छेद 29 में बताया गया है खंड 1 में कि प्रत्येक नागरिक को अपनी भाषा तथा संस्कृति को बचाए रखने का अधिकार है, ठीक है, अल्पसंख्यक वर्ग के लिए। फिर दूसरे में भी बताया गया है, यह प्रवक्ता में आया था, GGIC और GIC में, ठीक है, प्रवक्ता परीक्षा में आया था। राज्य द्वारा पोषित अथवा मान्यता प्राप्त शिक्षा संस्थानों में जाति, धर्म, वंश आदि के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। किसके साथ? तो अल्पसंख्यक वर्गों के साथ, ठीक है। इसमें यह भी बताया गया है शिक्षण संस्थानों में लिंग के आधार पर भेदभाव होता है, ठीक है। इसमें केवल जाति, धर्म और वंश के आधार पर भेदभाव निषेध बताया गया है, मतलब नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर लिंग के आधार पर भेदभाव हो रहा है तो इसका वर्णन इसमें नहीं है, ठीक है। एक बार यही क्वेश्चन पूछा था MPPCS में, ठीक। अनुच्छेद 30 में बताया गया है कि खंड 1 जो है इसमें बताया गया है अल्पसंख्यक वर्ग अपने लिए शिक्षण संस्थान की स्थापना कर सकते हैं। और खंड 2 में बताया गया है कि अनुच्छेद 30 के खंड 2 में राज्य जब भी शिक्षण संस्थानों को आर्थिक सहायता प्रदान करेगा तब वह भेदभाव नहीं करेगा, यानी धार्मिक के अगर कोई शिक्षण संस्थान है तो उसको समान रूप से जितना पैसा होना चाहिए, यानी सभी को समान रूप से पैसा देगा, ठीक है, भेदभाव नहीं करेगा राज्य, ठीक है। अनुच्छेद 31 तो जानते ही हैं हम लोग, संपत्ति का अधिकार, जिसको हटाकर अनुच्छेद 300 में जोड़ दिया गया। अब हम लोग जान लेते हैं अनुच्छेद 32 के बारे में, जिसे संवैधानिक उपचारों का अधिकार भी कहा जाता है, ठीक है। अनुच्छेद 32 इसको डॉक्टर अम्बेडकर ने इसे संविधान की आत्मा कहा है, ठीक है। संविधान की आत्मा प्रस्तावना को कहा जाता है किसके अनुसार? तो जवाहरलाल नेहरू के अनुसार, जबकि अम्बेडकर साहब के अनुसार संविधान की आत्मा जो है वह संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 है, ठीक है। मूल अधिकारों का हनन होने पर सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 की सख्ती से 5 प्रकार के रिट जारी कर सकती है, ठीक है, मूल अधिकार को सुरक्षित रखने के लिए। तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या है? मूल अधिकारों को हनन होने पर सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 जारी कर सकती है 5 प्रकार के रिट। सेम यही प्रोसेस हाई कोर्ट में भी है कि हाई कोर्ट के पास भी मूल अधिकारों को लेकर 5 प्रकार के रिट जारी कर सकती है, लेकिन यह अनुच्छेद 226 में इसका वर्णन है, ठीक है। अब हम लोग अनुच्छेद 32 में बंदी प्रत्यक्षीकरण के बारे में जानेंगे, ठीक है। इसको इंग्लिश में कहते हैं हैबियस कॉर्पस, ठीक है। इसका अर्थ होता है बंदी को सशरीर प्रस्तुत करना, ठीक है। अच्छा, कौन जारी कर सकता है? तो सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। कब जारी कर सकता है? जब किसी व्यक्ति को गलत तरीके से कैद कर लिया जाता है तब यह बंदी प्रत्यक्षीकरण लागू होता है, ठीक है। किसके विरुद्ध किया जा सकता है? तो निजी व्यक्ति के विरुद्ध भी किया जा सकता है और लोक अधिकारी के भी विरुद्ध किया जा सकता है। अच्छा, नोट पॉइंट 1 है, न्यायालय में इस रिट की मांग को लेकर कोई भी जा सकता है, ठीक है। तो ये हो गया बंदी प्रत्यक्षीकरण। अब जान लेते हैं परमादेश के बारे में। परमादेश का वैसे तो संधि विच्छेद होता है परम धनादेश, यानी परमादेश, ठीक है। अब कौन जारी कर सकता है? तो सुप्रीम कोर्ट जारी कर सकता है। कब जारी करेगा? जब कोई भी अपने कर्तव्य का पालन न करे अथवा गलत तरीके से करे तब यह परमादेश जारी होगा।
इसका अर्थ क्या है? सबसे बड़ा आदेश, यानी हम आदेश देते हैं, ठीक है, उसको मानना पड़ेगा। किसके विरुद्ध? तो व्यक्तियों के विरुद्ध भी यह जारी किया जा सकता है, न्यायालय के विरुद्ध भी, और लोक अधिकारी के विरुद्ध भी यह जारी किया जा सकता है, ठीक है। अब हम तीसरा जान लेते हैं प्रतिषेध में। प्रतिषेध का इंग्लिश होता है प्रोहिबिशन, ठीक है। इसका मतलब होता है, अर्थ होता है मना करना, ठीक है। जैसे सुप्रीम कोर्ट जो है अपने अधीनस्थ न्यायालय, जैसे हाई कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, अन्य न्यायालय, ठीक है, न्यायिक संस्था जो भी हैं, न्यायालय में चल रही कार्यवाही को रोकने के लिए जारी करता है, ठीक है। कब? जब अधीनस्थ न्यायालय अधिकार क्षेत्र से बाहर कार्य करेंगे तब यह प्रोहिबिशन का माने प्रतिषेध वाला रिट जारी होता है। और चौथा है उत्प्रेषण का। उत्प्रेषण का इंग्लिश होता है, ठीक है, सर्सियोसरी, ठीक है। इसका मतलब है कि ऊपर मंगाना, ठीक है, कार्यवाही जो पूरी है उसको ऊपर मंगाना। जैसे सुप्रीम कोर्ट जो है अधीनस्थ न्यायालय से जारी करता है कि कहता है कि अधीनस्थ न्यायालय से मुकदमा सुप्रीम कोर्ट अपने पास मंगा लेता है जब किसी मामले में फैसला सुनाना हो, यानी फैसला बहुत लंबा हो और लंबा चौड़ा हो और मामला उसके समय से बहुत लंबा समय से हो, तो उत्प्रेषण के द्वारा वो मामला अपने मंगा लिया जाता है, माने सुप्रीम कोर्ट अपने क्षेत्र में मंगा लेता है, ठीक है। जैसे हम जान लेते हैं, जैसे चल रही कार्यवाही को रोकने के लिए प्रतिषेध वाला, ठीक है, प्रोहिबिशन वाला, तथा मामले पर आ चुके फैसलों को रोककर मामला अपने पास मंगाने के लिए उत्प्रेषण रिट जारी किया जाता है, ठीक है। पांचवा रिट है, लास्ट रिट है अधिकार परीक्षा, जिसको क्यूवो वारंटो कहते हैं, ठीक है। अधिकार का मतलब होता है शक्ति और परीक्षा मतलब पूछना, यानी सुप्रीम कोर्ट जो है वो सरकारी जो अधिकारी हैं उनसे पूछता है कि किस अधिकार से आपने इस पद पर रहकर यह काम किया। जब तक संतुष्टिकारक उत्तर नहीं देते हैं तब तक यह सुप्रीम कोर्ट नहीं उनको छोड़ता है, ठीक है। अब कुछ हम लोग जानेंगे जैसे आपातकाल तथा मूल अधिकार के बारे में। अनुच्छेद 352 में आपातकाल के बारे में वर्णन है, जिसमें अनुच्छेद 19 तत्काल निलंबित हो जाता है, यानी अनुच्छेद 352 जब लागू होगा तो अनुच्छेद 19 कैंसिल हो जाएगा, और अनुच्छेद 20 और 21 कभी भी कैंसिल नहीं होगा, यानी अनुच्छेद 20 और 21 कभी भी कैंसिल नहीं हो सकता है। और जो इसके अलावा जो भी अनुच्छेद है वो राष्ट्रपति की अनुमति के पर निर्भर करेगा, यानी राष्ट्रपति पर निर्भर करेगा कि वह कैंसिल करेंगे या नहीं। लेकिन अनुच्छेद 352 के लागू होने पर अनुच्छेद 19 कैंसिल हो जाएगा स्वतः ही, और 20 और 21 कभी भी किसी भी दशा में कैंसिल नहीं हो सकता है, ठीक है। विदेशी व्यक्ति को भी मूल अधिकार प्राप्त है, जैसे विदेशी व्यक्ति को 15, 16, 19, 29 और 30, 15, 16, 19, 29, 30 ये नहीं विदेशी नागरिकों को प्राप्त है, ठीक है। इसके अलावा जितने भी अनुच्छेद हैं, ठीक है, वह विदेशी नागरिकों को प्राप्त हैं, जबकि भारतीयों को सभी फंडामेंटल राइट प्राप्त हैं, जैसे 12 से लेकर 35 तक, ठीक है, पूरा प्राप्त है भारतीयों को, ठीक। मूल अधिकारों के अपवाद संबंध में कुछ अनुच्छेद जान लेते हैं। अनुच्छेद 33 में विशेष पद पर बैठे लोगों को फंडामेंटल राइट का विशेष प्रयोजन के लिए कम किया जा सकता है, यानी अनुच्छेद 33 में यह बताया गया है कि अगर कोई व्यक्ति विशेष पद पर भारत के बैठा हुआ है तो उसका फंडामेंटल राइट जो है कम किया जा सकता है, ठीक है। अनुच्छेद 34 में बताया गया है कि सेना कानून और मार्शल लॉ लगाकर फंडामेंटल राइट को कम कर सकती है और समाप्त भी कर सकती है, ठीक है। तो ये संसद के द्वारा होगा, ठीक है। अनुच्छेद 35 में बताया गया है कि संसद फंडामेंटल राइट पर, यानी जो मूल अधिकार है उस पर विधि भी बना सकती है, यानी नियम कानून बना सकती है, ठीक है। इसका वर्णन किस में है? तो फंडामेंटल राइट अनुच्छेद 35 में, ठीक है। ये हो गया मूल अधिकार पूरा। प्लीज टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।